पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब क्या होता है, आप इतना बताइए पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सा। पॉली कहीं भी आया तो मतलब क्या, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। और ये न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको हिंदी में भी सेम लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो आप लोग एक सेंटेंस में लिखिएगा डीएनए तथा आरएनए। अब डीएनए और आरएनए में समझ में आ रहा है फुल फॉर्म, तो लिखिएगा डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए तथा आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए तथा आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब चलिए आइए यहां समझिए, पॉली मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाए जाते हैं इसको समझना। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बना होगा फिर एक न्यूक्लियोटाइड बना होगा आपस में जुड़ा हुआ, तब तो उसको पॉली बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सेंस हुआ कि न्यूक्लियोटाइड का मात्रा क्या, एक से ज्यादा, 2 हो 10 हो 5 हो, मतलब एक से ज्यादा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है तो इस न्यूक्लियोटाइड को बनने में क्या क्या रहता है ये समझिए। अगर न्यूक्लियोटाइड बन रहा है तो उसमें शुगर की मात्रा होती है। शुगर समझते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चीनी। शुगर वो वाला चीनी समझ गए, वो टाइप है, कार्बो शर्करा का क्या है टाइप। तो यहाँ पे क्या हो गया शर्करा, इसको हम क्या बोलते हैं शर्करा। अब इस शुगर में फास्फोरिक एसिड मिला रहता है, फास्फोरिक एसिड। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा एसिड रहता है, तो फास्फोरिक एसिड। कभी कभी फास्फोरिक एसिड की जगह फास्फेट लिखा रहेगा, फास्फेट से ही तो फास्फोरिक एसिड मिलता है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, शुगर, और दूसरा में क्या लिखे फास्फोरिक एसिड, और तीसरा में रहता है नाइट्रोजेनियस बेस। इसको एकदम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। नाइट्रोजेनियस बेस, बेस मतलब क्या होता है क्षार, इसको हिंदी में लिखिएगा नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त वैसा क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार कहने का अर्थ क्या, वैसा बेस जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाए जाते हैं, समझे। वैसा क्षार जिसमें क्या है नाइट्रोजन है, उसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार या नाइट्रोजेनियस बेस। तो ये जब आपस में, ये तीनों आपस में मिलता है तो ये क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना जब बनती है तो उसमें क्या क्या मिला होता है, शुगर, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिस। देखिए आप समझिएगा, डीएनए बन रहा हो या आरएनए बना हो, फास्फोरिक एसिड दोनों में पाए जाते हैं बराबर, समझे। डीएनए बन रहा हो या आरएनए में, दोनों में फास्फोरिक एसिड बराबर, लेकिन डिफरेंस रहता है, डीएनए और आरएनए दोनों सेम तो नहीं ना है, तो उसका डिफरेंस होता है शुगर और नाइट्रोजेनियस बेस पर। ये तीनों में रहेगा, यानी कहने का अर्थ हुआ जब न्यूक्लिक अम्ल बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये तीन दोनों में पाए जाएंगे, किसमें डीएनए और आरएनए में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है किसके, शर्करा और क्षार में। अब डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है और कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, इसको समझना, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए की संरचनाएं हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। आपको बस ये समझना कि ये शर्करा क्या है और ये नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या होता है,
तब आपको डीएनए और आरएनए का थोड़ा समझ में आएगा। तो यहां से समझिएगा कि अगर डीएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, डीएनए, तो डीएनए में शर्करा जो रहता है वह राइबोज के फॉर्म में रहता है, राइबोज टू, राइबोज टू, यानी इसमें राइबोज कितने मात्रा, 2, तभी तो हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। डी मतलब क्या हो गया, 2, तो ये डीऑक्सी। अगर ये आरएनए का संरचना बन रहा है तो आरएनए में राइबोज की मात्रा क्या होती है, राइबोज की मात्रा 1। अब ये कौन सा शर्करा, जैसे आप नाम सुने होंगे ग्लूकोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, तो ग्लूकोज कैसा शर्करा होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, बताइए क्या, C6H12O6, कार्बन कितना, तो कार्बन सेक्स हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज, क्या बोलेंगे, हेक्सोज। तो ग्लूकोज कैसा शर्करा है, हेक्सोज है, ग्लूकोज कैसा है, हेक्सोज है। उसी तरह से तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है कि नहीं बनता है, हम जो भी खाना खाते हैं किस फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कैसा शर्करा है, हेक्सोज। हेक्सोज क्यों बोले, क्योंकि कार्बन कितना है, 6, कार्बन कितना है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक। उसी तरह से ये राइबोज है, इसमें कार्बन की मात्रा 5 होती है, कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 5 होती है, C5H10O5, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोज, क्या बोलते हैं, पेंटोज। तो यहां बस शर्करा में ये डिफरेंस है कि इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है, राइबोज। कितना राइबोज, 2 राइबोज, इसमें कितना राइबोज, 1 राइबोज। लेकिन किस प्रकार का शर्करा है, तब आपको बता देना है, ये पेंटोज है, क्या है, पेंटोज। पेंटोज का अर्थ इसमें कार्बन कितना, 5, इसमें भी लिख देते हैं पेंटोज, इसका भी कार्बन कितना, कार्बन 5। तो डीएनए में 2 राइबोज पाए जाते हैं और आरएनए में 1 राइबोज। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, डीएनए तथा आरएनए। क्या क्या पूछ रही हो तुम, और बड़ा, अब ठीक है, बोलो। नहीं देखो, डीएनए पूछा है कितने राइबोज, 2, आरएनए में कितने राइबोज, 1, दोनों पेंटोज शर्करा होती है। कैसे शर्करा, पेंटोज। ग्लूकोज कैसे शर्करा है, हेक्सोज है। तो हम यहाँ अगर ये डीपली पूछा जाए कि राइबोज क्या है, पेंटोज है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होते हैं, 5। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन युक्त क्षार से। ठीक है, और क्वेश्चन यही से बनता है सबसे ज्यादा। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, अगर डीएनए पढ़ रहे हो तो नाइट्रोजन युक्त क्षार को सही से समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन भी देंगे, कुछ भी पूछ सकता है का, हम बाबा थोड़ी हैं। लेकिन क्या क्या क्वेश्चन आया ये बता सकते। ठीक है, हाँ चलो, इसको सेंटेंस में लिखवा दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। C5H10O5, तुम सिर्फ पेंटोज लिखो, ठीक है, पेंटोज लिखो और लिख देना कार्बन 5, बाकी उस पार्ट केमिस्ट्री का। हाँ, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली, क्या बोलती हैं, पॉली। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन जीनियस बेस। देखिए हो गया।
इसको लिखेंगे क्या, फास्फोरिक, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मान लो डिपली पूछा जाए आरएनए में किस प्रकार के शर्करा पाए जाते हैं, तो आप लोग दिमाग में आरएनए में शर्करा, आरएनए में शर्करा पाया जाता है नहीं, क्या लिखा है आरएनए में किस प्रकार का शर्करा, राइबोज। इसका तो टाइप है, ये बहुत कम ऑप्शन में रहेगा, रहेगा क्या, राइबोज। कितने पर राइबोज, एक राइबोज। ठीक है, डीएनए में कितने राइबोज, दो राइबोज। क्या आरएनए में एसिड पाए जाते हैं, यस या नो, आरएनए हो या डीएनए हो दोनों में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या क्षार पाया जाता है, हाँ क्या ना, इसमें क्षार भी पाए जाते हैं। कौन सा क्षार, अब आपको समझना है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होता क्या है, और नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है तो कितने प्रकार के होता है, और किसमें कौन सा क्षार पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। डीएनए में शर्करा है, यस, कौन सा शर्करा, राइबोज। आरएनए भी कौन सा शर्करा, राइबोज। लेकिन अंतर यह है कि डीएनए में दो राइबोज और आरएनए में एक राइबोज, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी, और इसका नाम क्या हो गया, राइबो। ओनली एक है। चलो आगे, अब आप लोग थोड़ा हेडिंग दीजिए, नाइट्रोजन युक्त क्षार। फास्फोरिक एसिड दोनों में बराबर है, बस फास्फोरिक एसिड याद रखिएगा। ये नाइट्रोजिनियस बेस आप इंग्लिश में लिख लीजिए, जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार का होता है ये समझिए, अभी पेन और कॉपी रख दीजिए ध्यान से। अब यहां समझिएगा कि नाइट्रोजन युक्त क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है, ठीक है। देखिए प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एडिनिन, एडिनिन याद आ रहा है कुछ, एडिनिन, इसको हम शॉर्ट में ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। तो प्यूरिन का भाग दो होते हैं, एडिनिन और दूसरा गुआनिन, गुआनिन, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जी, कोई लिखना नहीं है, समझना। इसी तरह से पिरिमिडीन के तीन भाग होते हैं, पिरिमिडीन के कितने भाग, तीन। पहला होता है साइटोसिन, हिंदी में भी क्या लिखेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन। और दूसरा होता है थायमिन, दूसरा क्या होता है, थायमिन। और यहां तीसरा होता है यूरेसिल, क्या होता है, यूरेसिल, यूरेसिल। तो जब डीएनए और आरएनए बनता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार एक प्यूरिन रहेगा और एक पिरिमिडीन, कभी भी एक पेयर में प्यूरिन नहीं आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। ऐसा नहीं कि प्यूरिन प्यूरिन ही आपस में जुड़ जाए, क्योंकि एक संरचना बनती है डीएनए और आरएनए का, एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो ये बॉन्ड की तरह जुड़ता है, और ये बॉन्ड बनने में आना चाहिए क्या, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। ऐसा कभी नहीं होगा कि पिरिमिडीन पिरिमिडीन ही आपस में जुड़ गया हो, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्षार टोटल कितने प्रकार का, पांच। टोटल अगर देखते हैं कितने प्रकार का, पांच। कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, यही ना हुआ, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोल दिए, इसको एडेनिन को शॉर्ट में क्या लिख दिए, ए, गुआनिन को, साइटोसिन को, और थायमिन को, और यूरेसिल को। टोटल पांच हो गए ना। प्यूरिन कितने, दो, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन कितने, तीन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल।
यही ना हुआ। एक थायमिन होता है क्या, विटामिन, क्या होता है विटामिन, कौन सा विटामिन, हाँ विटामिन B1, ठीक है। तो वो थायमिन होता है, यहाँ भी थायमिन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन उछार है, वो थायमिन नहीं है, आप समझिएगा थोड़ा। डीएनए की संरचना कैसा होता है, डबल हेलिक्स, और आरएनए का सिंगल हेलिक्स। ये डीएनए है और ये आरएनए। तो इसमें जो नाइट्रोजन उछार होता है ना, पेयर के फॉर्म में होता है। कैसे होता है, ए जो है डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, टी के साथ। ए डबल बॉन्ड टी के साथ। ये क्या हुआ, एडेनिन। ये क्या हुआ, प्यूरिन। और टी क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, थायमिन। टी किसका पार्ट हो गया, पिरिमिडीन का। तो एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन आपस में जुट रहा है, किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहाँ सी जो है ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है जी के साथ। सी क्या हो गया, पिरिमिडीन, और जी क्या हो गया, प्यूरिन। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा डीएनए की संरचना रहता है। ए डबल बॉन्ड किसके साथ, टी, और सी ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, ए डबल बॉन्ड किसके साथ, टी, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ए डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। समझ में आया। तो डीएनए में कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार, 4। कौन कौन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। कितने क्षार, 4। लेकिन इसमें आरएनए में क्या होता है, ए जो जुटा रहता है डबल बॉन्ड यू के साथ। यू क्या हो गया, यूरेसिल। और सी ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, जी के साथ। ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड यू के साथ, सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, ए डबल बॉन्ड यू और सी ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से आरएनए की संरचना बनी रहती है। तो आप लोग खुद बताइए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं पाए जाते। डीएनए में क्या नहीं है, यू नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि डीएनए में क्या है, ATCG, यही ना है। डीएनए में क्या है, ATCG। आरएनए में क्या है, AUCG। आरएनए में क्या है, यानी आरएनए में टी नहीं है और डीएनए में यू नहीं। याद आ गया। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना, यूरेसिल नहीं रहता। आरएनए में कौन सा नहीं रहता है, थायमिन नहीं पाए जाते। समझ में आई बात। तो डीएनए में और आरएनए में है तो उसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कितने कितने, 4। और इसमें कितने, 4। लेकिन इसमें यूरेसिल है और इसमें क्या है, थायमिन। समझ में आई बात। अब बताते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपस में प्रॉपर्टीज के तहत, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो बॉन्ड टोटल 5 प्रकार के होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, वैंडरवॉल, एच बॉन्ड। ठीक है। तो देखो समझो, यस सर, कभी भी कुछ भी बोल देता है, यस सर, जा सर, आ सर। चलो इसको ये समझ में आया तो बॉन्ड आएगा समझ में। लेकिन अभी बस यहां से उतारना क्या पहले भी। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने, 2, प्यूरिन और पिरिमिडीन। टोटल कितना, 5। इसको ध्यान से उतारिए। पूछिएगा, ठीक है, दिक्कत होगा। राइटिंग समझ में आ रहा है ना बाबू, थोड़ा लगेगा अटपटा जैसा।
लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा कि हाँ ये लिखा हुआ है। इसको सही से लिखना थायमिन, हिंदी में लिख लीजिएगा, या छूट गया थायमिन। हो गया यहां तक। ये लोग बहुत डायग्राम शो करती है, इधर से तीर इधर तीर, सीधा सीधा चलो ठीक है। चलो आगे करते हैं। आवाज नहीं, तुम लोग बात करने लगती हो जी। हो गया। एक ही पेन से लिखो। तो कोई डबल पेन तो तुम भी डबल पेन। बेर करती नहीं, कहना ना है, तुम्हारे भी आएंगे, टेंशन ना लो। है तू कैसे जानता है? चलो हो गया। एक बार देख करके उतार लेना है। अब तुम 10 मिनट तक एक एक चीज, ए टी सब में तो सेम ही है, हम 10 बार ना लिख करके एक ही बार लिख देंगे। तुम लोग जितना स्लो लिखते हो ना, इससे और डबल लिख पाएंगे। और लिखते आदत हो जाएगा, जाना कि छूट जाएगा। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, सबको होने दीजिए थोड़ा। चलो आप डिजाइन तुम लोग मत बनाओ, इन लोग सब डिजाइन बनाती है, तब लेट लगता है। चलो यहाँ देखो, ये जो है डबल हेलिक्स है, कितना है डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स का ये सबसे पहला कंपार्टमेंट जो होता है उसे बोलते हैं एक हेलिक्स, दो हेलिक्स, तीन हेलिक्स, इस तरह से बोला जाता है। तो अगर बोला जाए कि नाइट्रोजन युक्त जोड़ा, तो नाइट्रोजन युक्त जोड़ा क्या हो गया, ये दोनों साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजनियस बेस जो का पेयर जो होता है, इसका मोटाई जो होता है, मोटाई समझते हैं, थिकनेस, थिकनेस समझते हैं नहीं, उसका मोटाई कितना मोटाई है,
तो इसका जो थिकनेस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम समझ रहे हैं? एंगस्ट्रॉम क्या है? इकाई है किसका? लंबाई का। अगर नहीं समझ में तो समझिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर माइनस, इसका जो मोटाई होती है बहुत छोटा होता है, तो बस छोटा छोटा यूनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम। आप उसी तरह से फिजिक्स में देखिएगा, वेवलेंथ को भी हम मेजरमेंट करेंगे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है ये पूरा का थिकनेस। देखिएगा यहाँ पूरा ये जो थिकनेस है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको बोलेंगे एक हेलिक्स का जो थिकनेस होता है ये सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं। तो एक थिकनेस का जो मोटाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक नाइट्रोजन युक्त का पेयर का मोटाई होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? एक नाइट्रोजन युक्त जोड़ा का पेयर का मोटाई 3.4, लेकिन एक पूरा हेलिक्स का मोटाई 34। तो आप बताइए कि ये पूरा हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन युक्त जोड़ा पाए जाएंगे? कितने? मैथ आता है ना? नहीं समझ में आ रहा क्या पूछे? ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स का मोटाई कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। छोड़ दो अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इसका मोटाई कितना है? 34। और ये जो पेयर है ये दोनों तो साथ साथ में रहेगा, इसका मोटाई कितना है? 3.4। तो इसमें कितने पेयर है? भागा दे देंगे 34 में, किससे भागा देंगे? 3.4। तो कितना आएगा? 10। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? तो इसमें 10 नाइट्रोजन युक्त का जोड़ा पाए जाते हैं। किसमें? डीएनए में। डीएनए का एक हेलिक्स से, और आप कह सकते हैं एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने होंगे? 10। अगर डीएनए में टोटल हेलिक्स अगर मान लो कि उसमें 5 है तो टोटल कितने पेयर बन गए? 50। कितने पेयर बन गए? 50। 10 है तो कितने पेयर बन जाएंगे? 100। डिपेंड करेगा कि वो डीएनए की संरचना कौन सा सेल का है, लिवर सेल्स में है या कहीं और है, किडनी का है या स्किन का है, ये डिपेंड करेगा डीएनए ये उस सेल का। बस अब तो आप ये समझिए कि ये डीएनए का जो एक कंपार्टमेंट का जो मोटाई होती है वह 34 होता है, और एक पेयर का जो मोटाई होता है 3.4 होता है। तो नीचे में लिखवा देते हैं, लिखिएगा, लिखिएगा डीएनए। डीएनए के बारे में, ये सिंगल आरएनए में नहीं होता है। लिखिएगा डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में डीएनए की संरचना में एक सिंगल हेलिक्स, एक कुंडली, देखो हिंदी में एक कुंडली आकार का मोटाई मोटाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम, इसको हिंदी में इस तरह लिखना है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अरे डीएनए, इसीलिए तो डीएनए लिखा है। डीएनए में तो एक कुंडली होता है, इसको हम बोले एक कुंडल, 2 कुंडल, 3 कुंडल, नहीं समझे? ठीक है, तो हम ये बोले डीएनए में एक कुंडली जो आकार बनाए, ठीक है, उसमें कितना मोटाई होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तथा, ओहो नहीं समझ में आ रहा, लिखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसीलिए डीएनए लिखा है, डीएनए में डबल हेलिक्स तो रहता है, तो ये जो कंपार्टमेंट बटा हुआ है ना, तो इसको ना लिखा दें कि एक फ्लैट, 2 फ्लैट, फ्लैट लिखा दें, क्या लिखाएंगे? कुंडली ने लिखाएंगे। तो एक कुंडली, 2 कुंडली, तो लिख दो तुम एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए। तो एक कुंडली जो संरचनाएं होती है उसमें कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। तथा तथा एक जोड़े तथा एक जोड़े नाइट्रोजन युक्त तथा एक जोड़े नाइट्रोजन युक्त की एक जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार, एक जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार की मोटाई
3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो तुम बताओ एक बिल्डिंग में कितने लोग? 10। हो गया, समझ में आ गया? तो लिख लो, एक बिल्डिंग में कितने नाइट्रोजन युक्त? 10। तो लिखिएगा, होता है। तो डीएनए की प्रत्येक द्विकुंडली आकार की संरचना में, डीएनए की प्रत्येक द्विकुंडली आकार की संरचना में 10 जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। तो प्रत्येक द्विकुंडली आकार की संरचना में 10 जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। संरचना में 10 जोड़े, 10 पेयर, 10 जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। दस जोड़े नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। अब यहां तो समझना थोड़ा, देखिए यहां समझिएगा, ये जो डीएनए की संरचना था, तो डीएनए की संरचना में, डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए की संरचना आप देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, और इसमें हम जोड़ दिए प्रोटीन। क्या जोड़ दिए? प्रोटीन। आप याद कीजिए, जब हम बता रहे थे क्या, क्रोमैटिन, क्या बता रहे थे? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में केंद्र के अंदर इस तरह से धागेनुमा संरचना होती है। ये धागेनुमा संरचना कुछ और नहीं है बाबू, ये क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन है। क्या है? और इस डीएनए प्लस प्रोटीन को ही बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स, यानी गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र है क्या? डीएनए तथा प्रोटीन को ही गुणसूत्र बोलते हैं। डीएनए तथा कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो आप यहां से लिखिएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र, गुणसूत्र का नाम सुने हैं ना? ठीक है, लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए पहले। डीएनए तथा डीएनए तथा डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की धागेनुमा संरचना को, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर होती है वह धागेनुमा। और डीएनए का जो खंड कर देंगे ना बाबू, डीएनए का खंड, ये क्या हो गया? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। तो डीएनए का एक खंड कर दे, एक टुकड़ा कर दे, इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो कहेंगे जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा है, डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का खंड है। गुणसूत्र क्या है? डीएनए और प्रोटीन को क्या बोल दिए? गुणसूत्र। तो अभी गुणसूत्र के बारे में समझो। गुणसूत्र के बारे में क्या बताएं कि ये कुछ और नहीं,
हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का एक धागेनुमा संरचना होती है जो कहाँ होता है, केंद्र के अंदर। तो ये तो आप पढ़े हैं ना कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर। किस फॉर्म में रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा हुआ रहता है। कैसा बंधा हुआ, धागेनुमा संरचना में। किस फॉर्म में, धागेनुमा। तो आप यहाँ देखिएगा, अब आप ये बताइए, ये बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे क्रोमोसोम के बारे में, वेल्डेयर और फ्लेमिंग। वेल्डेयर नाम सुने हैं, वेल्डेयर एंड फ्लेमिंग। आपको ऑप्शन में यही जनरली रहता, फ्लेमिंग। कि गुणसूत्र का खोज कौन किए, फ्लेमिंग। लेकिन ये दोनों मिलके किए थे, ये सबसे पहले देखे थे, लेकिन खोजने वक्त दोनों साथ में थे, लेकिन आपका जनरली फ्लेमिंग ऑप्शन में रहता है। तो डीएनए का खोज कौन किए, वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने। सॉरी, गुणसूत्र का खोज कौन किए, वेल्डेयर और फ्लेमिंग। गुणसूत्र का खोज कौन किए, वेल्डेयर और फ्लेमिंग। गुणसूत्र का खोज वेल्डेयर और फ्लेमिंग किए। वेल्डेयर और फ्लेमिंग। गुणसूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? ये तो ठीक है, ये तो बता ही दिए। और गुणसूत्र, जैसे हम लोग में गुणसूत्र क्या होता है, 122 122 बोल दी। देखिए आप यहां समझिए, आप लोग ना भी जानते हैं तो यहां ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी गुणसूत्र के बारे में तो थोड़ा रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे, अभी जितना जरूरी है उतना बताएंगे। समझिएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा। गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होना चाहिए। जोड़ों मतलब क्या, पेयर में। पेयर कहने का अर्थ हुआ इवन नंबर, सम संख्या। गुणसूत्र क्या होना चाहिए, सम। 10, 12, 14, कभी भी 13 गुणसूत्र 13 हो सकते हैं। 21, 23, 23 पेयर। हम लोग के कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। अब ये 23 पेयर क्या होता है समझिए। गुणसूत्र हम लोगों के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग का जो मानव का गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 पेयर। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो गुणसूत्र जो होते हैं वह 23 पेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने पेयर प्रकार के, दो। अगर गुणसूत्र सेम हो, यानी आप मेल हो या फीमेल, गुणसूत्र क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। कौन सा, कितने गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो बराबर होते हैं, तो 22 पेयर। कितने पेयर, 22 पेयर। इसे बोलते हैं ऑटोजोम्स। हिंदी में लिखेगा तो ऑटोसोम्स। हिंदी में क्या लिखेगा, ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स सेम होते हैं, मेल हो या फीमेल, सभी में गुणसूत्र क्या होंगे, सेम। कितना, 22 पेयर, 22 जोड़ा। कितना, 22 जोड़ा। लेकिन डिफरेंट कहां होता है, एलोजोम्स में होता है। कहां होता है, एलोजोम्स। तो एलोजोम्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और ये कितना होता है, एक पेयर। कितना होता है, एक पेयर। यानी 22 पेयर और एक पेयर, कितना पेयर हो गया, एक पेयर। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ऑलोजोम्स में, वह डिपेंड क्या करता है, जेंडर बेस। यानी अगर मेल है, क्या है, मेल है, तो इसमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा, XY। अगर फीमेल है तो इसमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा, XX। क्या हो जाएगा, X। क्या हो जाएगा, XX। अब यहां समझिएगा, आप देखिए, ये तो आपको पता है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट मतलब क्या, हम लोग का इनिशियल स्टेट, स्टार्ट कहां किए थे, जाइगोट से किए थे। तो जब जाइगोट बनता है, एक बच्चा का फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑटोजोम्स ऑटोमेटिक 22 पेयर हो जाते हैं। ये जो है, ये हमारे शरीर में किस चीज का निर्माण करता है, कौन बताएगा? 22 पेयर से क्या बनता है, शरीर तो बनवे किया, पूर्ण है। तो 22 पेयर शरीर का कौन सा भाग का निर्माण करता है? ये 22 पेयर जो है ना, आपका सोमैटिक सेल बनाता है। सोमैटिक सेल कहने का अर्थ हुआ कायक कोशिका। कायक मतलब समझते हैं, आपका शकल, सूरत, लीवर, किडनी, फेफड़ा, दिल, जितना चीज है, ये कौन बनाया, 22 पेयर।
कभी क्वेश्चन आ जाए कि लीवर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कभी अगर आ जाए उठपटा जैसा कि लीवर क्या है, एक सेल है, सेल कैसे बना, सेल में डीएनए है कि नहीं है, तो डीएनए है तो उसमें गुणसूत्र होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बनाता है सोमैटिक सेल कायिक कोशिका। क्या बनाता है, कायिक कोशिका। अब अगर ये नहीं आया तो ये क्या काम देख करेगा, ये जो बनाता है जेंडर बेस गैमेट सेल, जनन कोशिका, क्या बनाएगा, इसी से आप बाबू हैं कि मैया है ये क्लियर होता है। इससे एक पेयर से ये बनाता है क्या, गैमेट सेल। और गैमेट सेल दो होते हैं, एक होता है गैमेट सेल क्या, स्पर्म, और दूसरा होता है क्या, ओवा। तो ये डिपेंड करता है कि जो बेबी जन्म ले रही है या ले रहा है जो भी हो, तो उसमें कौन सा गैमेट सेल है, ये एक पेयर डिसाइड करता है। लेकिन बेबी गर्ल्स हो या बॉय हो, उसमें 22 पेयर क्या होते हैं, बराबर बराबर, समझे। जैसे आपका दिल और लड़की का दिल दोनों अलग अलग, बराबर है ना, दोनों के लीवर भी बराबर, फेफड़ा भी बराबर, आंख नाक सब बराबर, कि तुम्हारा 3 और उसका 2, ऐसा ना। तो ये कहने का अर्थ हुआ 22 पेयर क्या बनाता है, कायिक कोशिका। कायिक समझते हैं, सोमैटिक सेल जो आपका काया बनाया, काया का अर्थ समझ रहे हैं, जो आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। तो क्वेश्चन आता है कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, सोमैटिक सेल में कितने गुणसूत्र, कायिक का इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक, ठीक है। और ये क्या होता है, गैमेट सेल यानी जनन कोशिका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि जब यहां से गुणसूत्र से जब एक जायगोट बन रहा है, जायगोट क्या बनता है आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है अभी, जब रिप्रोडक्शन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो यहां से 22 पेयर आएगा, 22 पेयर आया ना, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो 22 पेयर आएगा। तो 22 गुना कितना हो गया, 44, यानी यहाँ 22 पेयर आ गया। ये ऑटोमेटिक आएगा, कोई भी बेबी हो, लड़का हो या लड़की, 22 पेयर आएगा। लेकिन अब यहां से एक पेयर आएगा, कितने पेयर, एक पेयर। तो मेल से कितने आएंगे, दोनों, एक आएगा ना, अगर दोनों आ जाता तो फिर क्या, ठीक है। यहां से मात्र कोई एक आएगा, क्या बताओ, एक से वाई में क्या लाए, वाई, चलो एक से लेके आते हैं, क्या लाए, एक्स। अब फीमेल से क्या आएगा, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, एक्स आएगा। कितना पेयर, 23 पेयर, यानी टोटल कितना, 46। अब ये जो बेबी जन्म लेगी क्या होता है, मैया, क्या, मैया, गर्ल्स, ठीक है। अब गर्ल्स का हैप्पी बर्थडे हो गया, यही ना हुआ। लेकिन अब यहां देखो 22 पेयर ये आया, क्या हुआ, 22 पेयर, और लड़का से क्या आ गया, वाई, और लड़की का कोई ऑप्शन है ना है। यहां से भी क्या क्या बनेगा, क्या बना, बॉय। अब ये बताइए लड़का हो या लड़की, ये किसके जेंडर पर क्लियर हो रहा है, कौन सा, कहने का ध्यान सुनो, ये लड़की जन्म ले रही है कि लड़का, कौन सा गुणसूत्र इसके कारण रिस्पॉन्सिबल है, लड़का वाला, क्या, लड़का वाला। अब यहाँ पर आजकल सोसाइटी में क्या है, खाली लड़की होते है, दूसरा शादी कर लो, किसका में फॉल्ट है, लड़की में फॉल्ट है कि लड़का में, लड़के में ना फॉल्ट है बाबू, इसका तो कोई ऑप्शन है ना, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ, समझो, कहने का अर्थ हुआ लड़का हो या लड़की, दोनों में पेयर कितना होना चाहिए, 46, 47 नहीं, और ना 45। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अब यहां समझो, देखो क्या दिक्कत है, देखो कह रहा है काम रहेगा, ज्यादा रहेगा, देखो क्या, ये 22 आया, क्या आया, 22। अब यहां से आ गया वाई, क्या, कहां से आया वाई, लड़का से आएगा, और लड़की से आ गया क्या, एक्स। अभी क्या जन्म लेगा, वाई, बाबू ने जन्म लेगा, वाई। लेकिन क्या होता है, ये बहुत रेयर केस बनता है, लाखों या हजारों में एक कंडीशन ऐसा बनता है कि एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, किसी का भी एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो क्या था, लड़का, लेकिन एक्स जो है
गर्ल्स का गुणसूत्र है, एक्स क्या है, गर्ल्स को शो करता है, यानी लड़का में गुण किसका आ गया, लड़की का, इसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। देख रहे हो क्या बोलता है, इसका भी अभी दरोगा एक बनी है, ठीक है, तो आप लोग बनिए ट्रांसजेंडर। क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा, ट्रांसजेंडर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने, 46 और 1 41। तो ट्रांसजेंडर में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना, आपका यही क्वेश्चन है, मेल में कितना 46, फीमेल में कितना 46, लेकिन ट्रांसजेंडर में कितना, ये तो लड़का ना हो रहा था, अब लड़की का गुण आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, लड़के और लड़का का दोनों का मेल आ जाएगा, कभी दाढ़ी आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, तो बहुत फिजिकली प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ ट्रांसजेंडर में कितने गुणसूत्र, 47। अब ये डिपेंड करेगा एक्स किसका आ रहा है, अगर यहाँ देखो समझो, अगर एक्स किसका आ गया, लड़का का, तो अब यहाँ पर इसमें चेंजिंग आने लगता है, ठीक है, वैसे मतलब लड़का की चेंजिंग आ जाएगा कि लड़की का गुण तो आएगा, अब वो लड़की में दाढ़ी मोछ आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। अगर एक से यहाँ से आएगा तो आवाज तो लड़की जैसा तो रहेगा, लेकिन उसका गैमेट सेल क्या होगा, डेवलप नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये ना लड़का और ना, अब बीच बीच में इसको जो क्या दिया जाता है, ट्रांसजेंडर, और इसी बीमारी को बोलते हैं ये बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एक बीमारी है बाबू, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ ये कैसा बीमारी है, जेनेटिक्स, कैसा, क्यों, क्योंकि गुणसूत्र में गड़बड़ी हुआ। गुणसूत्र क्या है, डीएनए, और डीएनए जो हमारे पेरेंट्स क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, और डीएनए यानी गुणसूत्र में गड़बड़ी हुआ, इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एक बीमारी हुआ। कैसा बीमारी, आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज, कैसा बीमारी, जेनेटिक, जन्म के बाद ये बीमारी नहीं होता है, ये बीमारी बाय बर्थ यानी जन्म के साथ ही पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता। अगर किसी के यहाँ ट्रांसजेंडर जन्म लिया तो मानो कि पास्ट में भी हुआ होगा, पास्ट में भी हुआ होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। यानी जीन, अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपका एक गुणसूत्र या एक जीन आपके पेरेंट्स से मिलता है, नहीं समझे, आपके पेरेंट्स या तो आपका पापा से मिलेगा, कुछ न कुछ गुणसूत्र आपके दादा दादी नाना नानी किसी से न किसी से मिलते आएगा। तो ये जो गुणसूत्र जीन होता है वह पीढ़ी दर क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। तो यहां से हम क्या बताएं, जो गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र कितने प्रकार का, 2, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। ऑटोजोम्स कितने पेयर, एलोजोम्स कितने पेयर, 1 पेयर। समझ में आई बात, इसको उतारना है उतार लीजिए, पूछना है तो पूछिएगा, ठीक है, पूछना है किसी को, लिख लीजिए, लिखवा देते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार का, 2, ऑटोजोम्स, एलोजोम्स, लिख लो जल्दी, हाँ, ऑटोजोम्स, एलोजोम्स। यहाँ क्या लिखिएगा, ऑटोजोम्स के नीचे, ऑटोजोम्स सेम पेयर होते हैं, मेल हो या फीमेल, सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो लिख लीजिए ऑटोजोम्स 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, टोटल 44। बस आपको ये याद रखना है कि गुणसूत्र में ऑटोजोम्स कितने, 22 जोड़े, और गुणसूत्र में एलोजोम्स कितने, 1 जोड़े। पैतालीस तो अलग जेनेटिक डिजीज होगा, हम पढ़ेंगे आगे जाकर बीमारी में, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो उससे कोई चौथा जेंडर नहीं हो जाएगा, उससे आपके ऑर्गन में डिस्टरबेंस हो जाएगा। किसी का देखिएगा नाक कटा हुआ, लिप्स कटा हुआ,
ठीक है, किसी का 5 अंगुली हो जाएगा, नहीं समझे? तो वो डिपेंड करता है पेयर में, ठीक है। अगर 45 हो रहा है ना बाबू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्या होगा? इसमें होगा, समझ रहे हैं? 45 होगा तो इसमें दिक्कत किस में होगा? इसमें। और ये क्या बना रहा है? ऑर्गन ने बना रहा है। तो किसी का 6 अंगुली, नहीं समझे? फिंगर कितने? 6। इन्हीं का जो है लिप्स फटा हुआ, तो वह डाउन पटॉस सिंड्रोम बीमारी में पड़ेंगे, या नहीं? चलिए लिख पा रहे हैं ना? ऑटोजम्स कितना? 22। एलोजम्स कितना? 1। मेल का लिख लीजिएगा XY, ये तो आपको याद होगा। फीमेल का XX। अब यहां से दोनों का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बनाया? 22 प्लस XX 46, 22 प्लस YX 46। इसमें गर्ल्स और इसमें बॉय। अब इसमें एक चीज बच रहा है, जीन। जीन के बारे में 5-10 मिनट समझना है, उसके बाद आगे चल के चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब 22 प्लस Y प्लस X, यहां तक क्या था? बॉय था ना, लेकिन X क्या आ गया? एक्स्ट्रा। एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आने के कारण इसका पूरा स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, और यह स्ट्रक्चर क्या बन गया? ट्रांस। इस बीमारी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अब कल पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।